Hello everyone, welcome back to our podcast Nothing Million About Us. This is your host Jasra Soki and Ashmit Roy वापस आ गए हैं हमारी पॉडकास्ट पे. बट हेलो. आज वापस स्काइप सेशन से है क्योंकि एज यू नो इंडिया में कोरोना वायरस फैलता ही जा रहा है, तो हम वापस सोशल डिस्टेंसिंग पे आने लगे हैं काफ़ी. तो हमने सोचा स्काइप से करना सेफ रहेगा. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी कोविड से रिलेटेड है. तो आज हम सोचे थे कि काफ़ी अभी जो बीच में अनाउंसमेंट आई है कि भारत बायोटेक की इंडिया की कोरोना वायरस वैक्सीन 15 अगस्त तक रेडी होकर लॉन्च हो जाएगी. तो उसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सीज उठी हैं. और रिसेंटली बाबा रामदेव ने जो कोरोनिल करके थेरेपी का अनाउंसमेंट किया था जिससे 100% पेशेंट्स क्योर हो सकते हैं कोरोना वायरस से, तो उसकी वजह से भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुए. तो आज हम थोड़ा सोचे कि थोड़ा डिफरेंट करेंगे कि हम थोड़ा साइंटिफिक लेवल पे जाके थोड़ा डिस्कस करेंगे इस इशू के बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कोरोना वायरस इतना फैल क्यों रहा है, उसका थोड़े रीजंस क्या हैं, क्या कैसे यूनिक वायरस है और लोगों को कैसे इफेक्ट करता है और वैक्सीन कब तक आ सकती हैं. एंड जस्ट टू गिव थोड़ा बैकग्राउंड, मैंने आई एम ए बायोटेक इंजीनियर. मैं अपने इंजीनियरिंग में 4 साल ये सब पढ़ा है, प्लस मैंने 6 साल जॉब भी करा है फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट. जस्ट लाइक कि मेरे को थोड़ी टेक्निकल नॉलेज है इसके बारे में, तो इसलिए थोड़ा साइंटिफिक और टेक्निकल बातें इसमें आ सकती है. बट आई हैव डन माई रिसर्च बेसिकली, जो मैं कहना चाहता हूँ, और फैक्ट्स प्रेजेंट करने की आज हमारी कोशिश रहेगी. एंड नॉट जस्ट बी पॉपुलर बातें या जो लाउड टॉल क्लेम्स आजकल मीडिया में आ रहे हैं, हम उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करेंगे. तो आज हम थोड़ा स्ट्रक्चर भी डिफरेंट किया है आज कि हम थोड़ा Q&A टाइप सेशन करेंगे. इसमें अश्मित एज अ नॉर्मल क्वेश्चंस प्रेजेंट करेगा जो उसके दिमाग में भी थे, और जनरल काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं. तो एंड आई ट्राइंग टू आंसर देम एट माई बेस्ट एबिलिटी. तो अश्मित, जो सबसे तो अभी कोरोना के बारे में लग रहा है, एक्चुअली देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन सम वेज टू मच इंफॉर्मेशन. कि अब इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन आता है कि आई एम आल्सो साइंस ग्रेजुएट, बट वायरस और जो मेथोडोलॉजी है ये समझना नॉर्मल आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है. और कभी कोई कह रहा है वैक्सीन आ रहा है, कभी कोई कह रहा है नहीं आ रहा है, कभी कोई कह रहा है कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, कभी कोई कह रहा है वुहान से लीक हो गया. मतलब बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है. तो पॉइंट हमारा ये है कि थोड़ा सा हम लोग इसको क्लैरिटी लाए कि एग्जैक्टली क्या है कोरोना और कैसे फैला और क्या इसका फ्यूचर है. तो पहली चीज तो मतलब मेरे दिमाग में आया था कि व्हाट इज कोरोना वायरस, कि एग्जैक्टली ये वायरस क्या है और ये कब डिस्कवर हुआ था. तो जो मुझे पता चला कि जैसे तो नॉर्मल जैसे लोग कहते हैं कि लास्ट ईयर केस आया था कोरोना वायरस का, बट आई एम श्योर कि ये पहले आइडेंटिफाई हो गया होगा. और क्या ये एक वायरस है कि एक सेट ऑफ वायरसेस में सार्स वगैरह ये सब भी आती है, ये भी इंक्लूडेड है. कोरोना वायरस एक्चुअली बहुत बड़ी फैमिली का कॉमन नाम है. इट्स नॉट कि जो कोविड वाला जो वायरस है उसका इकलौता नाम कोरोना नहीं है, बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें हमारे सार्स करके जो डिजीज है उसमें वो भी कोरोना वायरस से होती है. एक मर्स करके जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है वो भी कोरोना वायरस से होती है. और सरप्राइजिंगली जो आपको खांसी अच्छी कोल्ड कहते हैं, कॉमन कोल्ड, सर्दी लग गई, वो भी कुछ कोरोना वायरस की वजह से होता है. उनका नाम है अल्फा CoV, बीटा CoV. तो काफ़ी वैरायटी है. और कोरोना वायरस सिर्फ ह्यूमन वायरस नहीं है, एक्चुअली ये बर्ड्स और मैमल्स के पूरे ग्रुप को इन्फेक्ट करते हैं. तो चिड़ियों को भी हो सकता है, नॉर्मल बैट्स जैसे जैसे कोरोना वायरस से ह्यूमंस में आया. तो बहुत ही कॉमन वायरस है और ये अक्रॉस एनिमल स्पीशीज ये मिलता है. ह्यूमंस में डिफरेंट टाइप की डिजीज है. तो बहुत बड़ा वो है जो करंट जो कोविड-19 का जो वायरस है उसका नाम है SARS-CoV-2. और इसमें सार्स इसलिए आता है क्योंकि एक्चुअली जो ओरिजिनल सार्स डिजीज जो 2003 में एग्जैक्टली वहाँ पे जब आउटब्रेक होता तो उसी से रिलेटेड है, उसी का एक स्ट्रेन है. 96% ये दोनों वायरसेस काफ़ी कॉमन है, पर थोड़ा दोनों में डिफरेंसेस की वजह से जो करंट कोविड-19 डिजीज है वो सार्स से थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करती है.
तो वही है कि बहुत बड़ा ग्रुप है और अलग अलग एनिमल्स में होता है, अलग अलग ह्यूमंस में डिजीजेस कॉज करता है। कुछ बहुत ही माइल्ड डिजीज होती हैं, कुछ एक्सट्रीम डिजीज होती हैं जैसे मर्स। और मर्स का जैसे अगर आपको पता नहीं फेटेलिटी रेट 30% के आसपास है, 30-35%, विच इज़ वेरी वेरी हाई। जबकि कंपेरेटिवली अगर आप कोविड-19 को देखें उसका 3.5%, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का डिफरेंस है। तो इट्स अ वेरी बिग ग्रुप ऑफ वायरसेस। सो ये जो कोविड, जैसे आपने सार्स कोविड 2 जो पर्टिकुलर वायरस है जो ये कॉज कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये 60s में डिस्कवर हुआ था, जहां तक मैंने न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा था कि आई गेस मतलब कुछ साल पहले हुआ था। कोरोना वायरस एज अ ग्रुप तो 1930s में डिस्कवर हो चुका था। हाँ, ये पर्टिकुलर वायरस कब हुआ होगा? ये भी पहले ही हुआ होगा आई गेस, जो सार्स CoV-2 कोविड 2। हाँ नहीं, वो तो लास्ट ईयर ही उसका जो लास्ट ईयर बेसिकली ही डिस्कवर तो ऑब्वियसली जो फाइनल जैसे वायरस हम कहते हैं जो अभी करंटली जो फैल रहा है वो तो ऑब्वियसली दिसंबर 2019 में ही डिस्कवर होता, बट उसके पहले भी नॉलेज थी। तो बेसिकली वायरसेस का काफी ट्रैक रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ये फ्लू और ये सब जो रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं इन पे काफी एकदम से ये पैदा नहीं हो जाते एक दिन में। तो इनका होता है कि बेसिकली जो वाइल्ड एनिमल्स है, बैट्स, बर्ड्स, जो स्पेशली जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, तो इन पे साइंटिस्ट हर साल इनसे सैंपल्स लेते हैं और उसको दे कीप स्टडिंग जो वायरसेस उनमें, क्योंकि फ्लू डिजीज जैसे एवियन फ्लू है, बर्ड फ्लू, वो बर्ड्स को भी फ्लू होता है बेसिकली। तो दे कीप लुकिंग कि वायरस वही था जो पिछले साल भी था या इसमें कुछ चेंजेस आ गए, कुछ म्यूटेशन हुआ है। तो ऐसे डिफरेंट स्पीशीज हर साल मॉनिटर किया जाता है वायरसेस को, ताकि पता चले। तो अभी जैसे SARS-CoV-2 का मैं जितना पढ़ रहा था उसमें कि पहले जो इसमें जो डिफरेंसेस हैं कंपेयर टू जो ओरिजिनल सार्स था 2003, ये जो डिफरेंसेस है काफ़ी साल पहले देखे गए थे कुछ स्पेशली बैट्स में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरसेस जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं वो बैट्स से ही आते हैं। तो काफ़ी जो जेनेटिक चेंजेस है ऑलरेडी कई सालों पहले से देखे गए थे, बट यही है कि अभी जो करंट जो सारे चेंजेस और म्यूटेशंस एक तरह फाइनल होके जो नया वायरस बना है, ये तो 2019 में आया, बट इसका जो साइंस देख सकते तो पहले से ही आ रहे थे, तो करीब कई सालों से आए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली ट्रेस भी कर पाए कि एग्जैक्टली कहाँ से ह्यूमंस में आ पाया है। अच्छा, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पे हो रही है कि ये वायरस वाइल्ड में एग्जिस्ट करता था एंड प्रोबब्ली पीपल वर अवेयर, बट ये ह्यूमन में जंप कर गया लास्ट ईयर, जिसके बाद से ये शुरू हुआ पूरा इनका। एंड मेरे ख्याल से ये म्यूटेट भी होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर, उसकी जो बिहेवियर है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है वायरस का, कि जो मैन में जंप कर गया, मैन टू मैन हो गया, हो सकता है पहले वो सिर्फ एनिमल में फैलता हो। सो इसमें फिर मुझे एक चीज और जाननी थी कि जो मतलब मेरा बहुत स्टार्टिंग से डाउट है बेसिकली जब से ये स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं सार्स के बारे में मैंने काफी सुना था, क्योंकि 2003 था तो एक्चुअली मेरी फैमिली में शादी थी मेरी बहन की, तो काफी रिलेटिव्स बाहर से आ रहे थे कुछ फ्लाई करके, और मुझे याद है कि सार्स की वजह से मास्क वगैरह पहनना शुरू कर दिया था, एयरलाइंस खाली जा रही थी और बहुत ज्यादा हंगामा था कि शायद लोगों को याद ना हो, बट कोविड टाइप तो नहीं, बट कुछ लोग कहने लगे थे कि दुनिया इसमें काफी खत्म हो सकती है, पैंडेमिक फैल सकता है, बट शायद 5-6 कंट्रीज में फैला, साउथ ईस्ट एशिया के और चाइना में, और उसके बाद वो 3-4 महीने 6 महीने मैक्स में खत्म हो गया। सो ये जो सार्स है, एंड टू एन एक्सटेंट मर्स की भी बात करेंगे, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की, बट पहले सार्स से ये कैसे डिफरेंट है और सार्स में कैजुअलिटी इतनी क्यों नहीं हुई एज कम्पेयर टू कोविड, और क्या हम सार्स जो से खत्म हो गया उससे हम लोग को लर्निंग ले सकते हैं कोविड की, कोविड भी उस तरीके से टैकल करेंगे? तो सार्स जो 2003 और जो 2019 के दो वायरस में जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं है, 96% 97% सेम ही, जैसे मैंने बताया था। जो एक रीज़न है कि ये कोविड-19 इतनी ज़्यादा फैली है उसके दो हैं। एक तो R0 एक वैल्यू होती है कि एक पेशेंट से कितने लोगों को ऑन एन एवरेज इन्फेक्शन होता है। तो जो कोविड-19 के केस में ऑलमोस्ट 4 है, जो काफ़ी सुनने में बहुत कम लगता है, अगर आपको मैथमेटिकली देखें कि एक बंदा 4 को देता है, फिर वो 4 16 को देते हैं, फिर 16 64 को देते हैं, तो ये बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो ये कोविड के केस में बहुत हाई है कंपेयर टू सार्स। और उसका एक दो रीज़न ऑब्वियसली अभी भी साइंटिस्ट ने कोई क्लियर रीज़न नहीं है, अभी वो स्टडी कर रहे हैं कि फिजिकल डिफरेंसेस क्या है दोनों वायरसेस में। बट एक जो उन्हें पॉसिबल रीज़न जो है कि एक तो जो
तो बेसिकली जो सार्स वाले जो वायरस है वो ह्यूमंस में एक ACE2 रिसेप्टर होता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, तो उस रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है। तो एक थ्योरी तो ये है कि जो कोविड-19 वाला वायरस है वो इस रिसेप्टर से ज़्यादा बेटर बाइंड कर सकता है, तो उसको किसी भी ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करना उसके लिए ज़्यादा ईजी है। और दूसरा एक और रीजन, अच्छा। पॉसिबल रीजन है कि इसके जो रिसेप्टर साइट्स होते हैं कि कितने बाइंडिंग साइट्स जिसे कहते हो इस वायरस की सरफेस पे कितने हैं इन नंबर, वो भी ज्यादा हो सकते हैं, तो इट कैन बाइंड टू मल्टीपल साइट्स ऑन अ ह्यूमन सेल, तो दैट मेक्स इट वेरी इजियर फॉर इट टू अटैक ह्यूमन सेल्स। तो थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि अगर बाइंडिंग, जैसे तुम कह रहे हो कि बाइंडिंग साइट ज्यादा है, तो जो अटैच होता है, मेरे ख्याल से जो मैंने भी थोड़ा पढ़ा था कि अलग अलग जगह अटैच होता है वायरस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इन द सेंस कि ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है अगर एक बार बॉडी में एंटर करे। ओके, सो ये तो तुमने जो बात कही, ये मैंने भी थोड़ा तो अपने प्रिलिमिनरी रिसर्च की थी, उसमें मैंने देखा था कि एक्चुअली सार्स में कुछ 8,000 लोग इन्फेक्ट हुए थे और 800 लोग मर गए थे, तो कैजुअलिटी तो ज्यादा थी, बट अपरेंटली इतनी तेजी से फैला नहीं। तो लोगों ने, जो चाइनीज गवर्नमेंट थी, क्योंकि आपको पता ही चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो उस वक्त तो काफी ड्रेकोनियन थी, अब तो फिर भी ठीक है थोड़ा। तो उन्होंने काफी लोगों को पकड़ लिया था, हांगकांग में, ताइवान में और साउथ ईस्ट एशिया में लोगों को लिटरली पकड़ लिया गया था। बहुत ज्यादा सो कह रहे थे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो अभी चल रहा है बहुत ज्यादा हुआ था, इस वजह से डिजीज लोगों में फैल नहीं पाई। एंड शायद गवर्नमेंट इतना कुछ इसलिए कर पाई क्योंकि बीमारी ज्यादा फैली नहीं, जैसे तुमने 8 जो वैल्यू बताई वो कोविड की 4 और इसकी कम है, तो क्योंकि वो इतनी ज्यादा फैली नहीं, तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसको ट्रेस कर लिया। सो ये एक बड़ा मेरे ख्याल से अचीवमेंट था। तो इसमें एक एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि जब सार्स ऑलरेडी आ चुका है तो हम कोविड के लिए प्रिपेयर क्यों नहीं थे। तो अपेरेंटली मैंने एक चीज पढ़ी कि तो वो फंडिंग वगैरह थी, सिंस सार्स खत्म हो गया था तो फार्मा कंपनीज ने फंडिंग करना इसकी रिसर्च पे काफी कम कर दी थी। एंड अपेरेंटली 2007 में कोई इंटरनेशनल हेल्थ ट्रीटी हुई थी जिसमें कहा था कि हमें वायरसेस मॉनिटर करने हैं। सो ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने फंडिंग की थी कि वायरसेस को मॉनिटर करे, जिससे मर्स पे काफी काम हुआ है, कुछ उससे हेल्प मिली थी कि मर्स को कंट्रोल करने में। बट बेसिकली प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा सा कम इनपुट आया था इसकी रिसर्च में। सो ये भी एक पॉइंट है कि प्रोबेबली अब हमें गोइंग फॉरवर्ड जो रिसर्च है वो शायद गवर्नमेंट लैब से या गवर्नमेंट मेडिकल जो फैसिलिटीज या नॉन गवर्नमेंट जो एनजीओ टाइप या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो मेजर फार्मा कंपनीज तो प्रॉफिट डायरेक्टेड होते हैं तो उन पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो ये भी एक मुझे लगता है कि आगे चल के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को हेल्थ में एटलीस्ट स्ट्रेंथन करना चाहिए, खासकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एक्चुअली थोड़ा इसमें वो भी बायस भी आ जाता है, क्योंकि ये जो सार्स था ये प्रीडोमिनेंटली चाइना में ही कंट्रोल कर लिया गया था, तो यूएस में इतने केसेस पहुंचे नहीं थे, तो वहाँ पे एक बायस आ जाता है कि यूएस में जो बड़ी फार्मा कंपनीज है उनको दे डोंट हैव अ इंसेंटिव कि अगर यूएस में केस आ नहीं रहे तो हम क्यों रिसर्च में पैसा डालें। और उस समय चाइना की बायोलॉजिकल रिसर्च कैपेबिलिटीज काफ़ी लिमिटेड थी, तो वो खुद भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। और इनिशियली कुछ वैक्सीन्स थी जो ट्रायल्स पे गई थी, तो वो कैंडिडेट्स थे बट वो फेल हो गए थे या उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, तो वो जब फेल हो गए बेसिकली तो उसके बाद कुछ पैंडेमिक नेचुरली एंड हो गया, कंटेन कर लिया गया था उसे, तो एक तरह से इंसेंटिव खत्म हो गया वैक्सीन बनाने का, इंसेंटिव खत्म हो गया रिसर्च करने का। तो यही मेरा पॉइंट है कि प्रॉब्ली जो अब हम लोग बहुत लीनियरली सोच रहे थे उस वक्त कि ये नहीं, ये तो हम नहीं करेंगे, बट हमें थोड़ा सा एक अलग ही जोन में सोचना पड़ेगा कि अब सिंस ग्लोबलाइजेशन है तो एक कंट्री के वायरस या कॉन्गो में भी कुछ हुआ है तो वो कहीं भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो प्रॉब्ली उस तरीके से हमें अब सोचा होगा। आई थिंक अब लोग सोचेंगे भी कोविड के बाद कि नए वायरसेस के ऊपर ऑल टाइम रिसर्च होनी चाहिए, शायद होती भी है ईयू में और चाइना में होता है, बट शायद हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो एक नेक्स्ट बीमारी है तो इसके बारे में मुझे सरप्राइजिंगली ज्यादा मिला नहीं इंटरनेट पे, मर्स जो है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो जहां तक मुझे याद है कि ये शायद इंडिया में भी हुआ था, केरला में आई गेस, जो अरब से लोग आए थे तो शायद वहां पे कुछ लोगों को हुआ था, एंड इसमें कैजुअलिटी रेट काफी ज्यादा थी, बट वो भी कंट्रोल हो गया था। तो उसका क्या रीजन था? क्या कोई वैक्सीन हमने बना ली या क्योर हो गया, या
हर्ट कम जो कहते हैं कि हो रहा था सबको एक साथ एक्चुअली उसका जो सबसे बड़ा रीजन था कि वो इतना इजीली स्प्रेड नहीं होता। ओके, तो R0 वाला। उसका R0 वाला कॉन्सेप्ट अगर आता है तो उसको कंटेन करना बहुत इजी है, जबकि जैसे कोविड में तो ऐसा कि छींक से फैल जाता है, टच इधर उधर सर्फेसेस पे अगर वायरस हो, अगर आपने छू लिया तो उससे फैल जाता है। तो ये सब मर्स के केस में काफ़ी लिमिटेड है। डेडली थी बट अगर आपको हो गया तो आपके बचने के चांस काफ़ी लो थे। बट ये कि स्प्रेड होना मुश्किल था, उसके लिए उसको कंटेन करना बहुत इजी था। अगर आपका ढंग इक्विपमेंट है तो आप उसको इजीली कंटेन कर सकते थे। और रैंडमली जैसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कोविड सार्स कोरोना वायरस बेसिकली बहुत ही इजीली फैल जाते हैं, वो हवा में काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं। तो वो एक डिफरेंस है सबसे ज़्यादा कि मर्स नहीं फैल पाए। अच्छा, ओके। सो अब थोड़ा कोविड पे आते हैं। तो जहाँ तक हम लोगों ने भी पॉडकास्ट बनाया था, शायद हमने फरवरी या जनवरी एंड में बना दिया था कि चाइना पे काफी न्यूज आई थी जनवरी 2020 में कोरोना में। आई गेस हमने नवंबर दिसंबर में भी एक बार डिस्कस किया था, दिसंबर में डिस्कस किया था कि एक सीरियस बीमारी फैल रही है चाइना में। तो इसका ये फर्स्ट ट्रांसमिशन एग्जैक्टली हुआ कहाँ पे? क्योंकि जो वो जो वेट मार्केट वाली थियरी है उस पर मैं बाद में आऊंगा। तो अभी चाइनीज ये कह रहे हैं कि जो वेट मार्केट में जानवर थे उनमें से किसी को भी कोरोना नहीं निकला। तो वो वेट मार्केट वाला तो वो डिनाई कर रहे हैं। और जो मुझे याद है कि एक किसी हॉस्पिटल में केसेस पाए गए थे चाइना के, और किसी डॉक्टर ने रिपोर्ट किया, उसको फायर कर दिया, शायद उसकी डेथ भी हो गई। तो क्या अभी हम आइडेंटिफाई कर पाए, या तो आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाए, तो क्या थियरीज हैं कि कहाँ से ही फैला और कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक्चुअली इसके जो सबसे पहले जो 4 केस थे जो चाइना में आइडेंटिफाई एक तरह से हुए थे, वो सारे के सारे एक फिश मार्केट में काम करते थे वो लोग। तो उस समय इस कॉमन लिंक की वजह से बड़ा मतलब इजीली था कंक्लूड करना कि प्रॉब्ली लाइव मार्केट से आया था। बट अब उन्होंने थोड़ा और मास लेवल पे जब टेस्टिंग करी है, एंटीबॉडी टेस्टिंग, तो उन्हें पता चला कि नवंबर में भी कुछ लोगों में ये केस एंटीबॉडीज मिली है जो, और वो इस मार्केट से रिलेटेड नहीं थी जो फिश मार्केट था बेसिकली। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो इनिशियल जो ट्रांसमिशन जब जिसको कहते हैं बैट से ह्यूमंस में आया था वो इतना डेडली नहीं था। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो अर्ली विक्टिम्स जिसे कह सकते हैं उन्होंने इम्यूनिटी उनकी अच्छी थी, तो उन्हें खुद नहीं हुआ, बट उन्होंने आगे फैला दिया। तो एग्जैक्टली जो पेशेंट जीरो जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट होता है कि पहला पेशेंट कौन था, वो तो आज तक आइडेंटिफाई हो नहीं हुआ। बट ये कि पॉसिबली कि नवंबर तक में ऑलरेडी ये स्टार्ट हो गया था, बट ये कि दिसंबर में पहले ऐसे केसेस थे जिनको बहुत सीरियस सिम्टम्स हुए और तब ये डिस्कवर हुआ। हाँ, दिसंबर का तो न्यूज में आ गया था, मुझे याद है वो डॉक्टर की और मिस्टीरियस बीमारी का नवंबर एंड या दिसंबर की स्टार्टिंग में आने लगा था कि चाइना में क्योंकि उस वक्त लोग ये सोच रहे थे खासकर कि ये सार्स टाइप का ही है, एंड पॉसिबली लोग ज्यादा इसको सीरियसली लिया नहीं, इन द सेंस कि सीरियसली ले रहे थे, बट सार्स टाइप सोचते थे कि जैसे सार्स है वैसे ही होगा और कंटेन हो जाएगा। बट शायद चाइना में ही कंटेन नहीं हो पाया, और जब तक उन्होंने वुहान की ब्लॉकिंग दिसंबर के एंड तक उन्होंने करना शुरू किया, तब तक काफी लोग निकल गए थे वहां से, एंड वो उनके हाथ से निकल गया आई गेस। तो एक चीज और इसमें मुझे पूछनी थी आपसे कि ये तो वुहान जैसे दो थियोरी चल रही है कि एक तो बायोलॉजिकल वेपन है चाइना, क्योंकि चाइना एज अ कंट्री की इमेज बहुत खराब हो रही है, जैसे इंडिया के खिलाफ भी अटैक कर रहे हैं, या पर इन जनरल चाइना की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही काफी ज्यादा इविल टाइप की लोग समझते हैं। तो अब ये भी थियोरी है कि इन्होंने एज अ वेपन लैब में सिंथेसाइज करके एज अ वेपन यूज किया था। और सेकंड थियोरी ये है जो शायद पॉसिबल हो सकती है कि जो वुहान में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वहां पे लीकेज हो गया। तो इस थियोरी के बारे में तुम क्या सोचते हो? क्योंकि आई नो तुमने व्हाट्सएप पे बताया भी था हमें कि ऐसा पॉसिबल नहीं है वेपन वाला, और ये मैंने भी कई जगह पढ़ा है। बट क्या लगता है तुम्हें इसमें, मतलब कि साइंटिफिक फैक्ट्स की क्या ये वेपन का कोई एविडेंस मिला है कि ये वेपन है? तो इसमें ये तो ऑलरेडी डिस्प्रूव हो चुका है बाय साइंटिफिक कम्युनिटी की ये वेपन नहीं है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि कई सालों पहले इसके ऑलरेडी इसका जो आरएनए जो इस वायरस में अभी है वो ट्रेस हो चुका है। तो वाइल्ड जो पॉपुलेशन में कई इसके ऑलरेडी वायरस के दिखे, जिसकी वजह से एक्चुअली ट्रेस भी कर पाए कि पहला जो एक साइन था कि ऐसा कुछ वायरस आने वाला वो 2012 में देखा गया था कुछ बैट्स में।
तो चाइना में एक्सटेंसिवली रिसर्च होता है बैट्स के ऊपर, बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस वहीं से ह्यूमंस में आते हैं। तो और इसके जो सारे जो आरएनए जो कंपोनेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट जो इसका जेनेटिक सीक्वेंस है, वो सब नेचुरल सोर्सेज में ट्रेस हो चुका है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि कुछ ऐसा इसका जो जेनेटिक सीक्वेंस होता है उसमें कुछ आर्टिफिशियल पार्ट हो जो पहले कभी नहीं देखा गया। तो इट हैज ऑल पूरा पूरा ट्रेस कर दिया है कि हाँ इस एनिमल में ये इसका आरएनए का पार्ट देखा गया था, इस एनिमल में ये यहाँ से देखा गया था। और ऑब्वियसली पुराने जो सार्स का ही ये एक तरह से स्ट्रेन है, तो काफी मेजोरिटी तो वहीं से आया है। तो सारे इसका ओरिजिनल नेचुरल रिसोर्सेज में ट्रेस करा गया है। तो इट्स नॉट कि ये बायोलॉजिकल वेपन होने की चांस तो इसके ऑलमोस्ट जीरो है। इनफैक्ट यूएस की खुद की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि ये बायोलॉजिकल वेपन नहीं है। जो सेकंड पॉइंट आता है कि लीकेज का, तो ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो वुहान जो लैब है एक्चुअली ये बहुत ही चाइना में बनाई गई थी इस वजह से, क्योंकि कोरोना जो डेडली पैंडेमिक वायरसेस से डील करने के लिए। तो इट इज़ अ वेरी हाई वहाँ पे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं टू डील विद दीज वायरसेस। तो ऑब्वियसली क्योंकि कंटेजियस वायरसेस है और बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च होती है कि इनमें ये कैसे म्यूटेट हुए और कहाँ से इनका किन किन एनिमल्स को ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी आपको टेस्ट करना पड़ता है। जैसे आपने बैट से आपने कोई वायरस लिया, उसको रैट्स में डाल के आपने टेस्ट किया, या किसी और एनिमल में जाके टेस्ट किया कि पिग्स में डाल के देखा कि क्या पिग्स के थ्रू ह्यूमंस में आ सकता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे रिस्की रिसर्च होती है। तो पॉसिबिलिटी है हो जाए, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बट है बिल्कुल। इनफैक्ट जैसे मैं कहूँगा, जैसे आप उसको देखें स्मॉल पॉक्स जो अब इरेडिकेट कर दी गई है, बट एक्चुअली जो लास्ट डेथ स्मॉल पॉक्स हुई थी वो ऐसी एक लैब यूएस लैब में हुआ था, जब एक स्मॉल पॉक्स का वायरस जो रिसर्चर्स पे काम कर रहा था वो लीक हो गया था और उस रिसर्चर को ही स्मॉल पॉक्स हो गया था, जबकि टेक्निकली तब तक डिजीज इरेडिकेट हो चुकी। तो ऑब्वियसली गलतियां होती हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि वुहान से गलती से लीक हो गया? डेफिनेटली पॉसिबल है। किसी के रिसर्चर के के साथ पे के सैम्प के कपड़ों पे था या हाथ पे था, उससे बाहर आ गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वी कैन नॉट डिनाई दैट कि वहां पे ऐसा हुआ तो हाँ हो सकता है। बट व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, वो सर्च भी कर सकते हैं। जैसे जस्सी बता भी रहा था कि जो वुहान की लैब है वो काफी बड़ी लैब है, एंड वो कोई नॉर्मल लैब नहीं है। एंड आई एम प्रीटी श्योर वहाँ जो सेफ्टी मैकेनिज्म होगा वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट और बहुत हाई क्लास और वर्ल्ड क्लास होगा इनफैक्ट, क्योंकि वो दुनिया भर के वायरसेस वहाँ होते हैं, वो बहुत टॉप लेवल की रिसर्च हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी कम है कि वहां से लीक हुआ हो, बट आई गेस जितना भी आप वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट ले आओ, देयर ऑलवेज आई मीन अ वायबल पॉसिबिलिटी कि लीक हो ही सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम ही बहुत ही कम चांस है, बट ऑब्वियसली वायबल है वहाँ पे। बट तो एक जो बस है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन की बायोलॉजिकल वेपन बनाना और एक वायरस का गलती से लीक होना। तो ये डेफिनेटली बायोलॉजिकल वेपन नहीं है, बट गलती से लीक होना आई कैन नॉट से कि 100% इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल। अच्छा, इसी से मेरा एक और है कि चाइना में ये नहीं मतलब आई मीन वुहान वगैरह में फैला और बहुत सारी थ्योरीज थी, बुलडोजर लगा के उन्होंने ब्लॉक कर दिया, सब कुछ हुआ। बट इसको मैं एक और क्वेश्चन के साथ क्लब करना चाहूंगा कि मतलब मैं कहने का मतलब ये था कि चाइना तो वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है, उसमें चाइना नहीं है, और चाइना काफी हद तक रिकवर कर गया। अब कई लोगों ने एक थ्योरी बनाई थी, वो मोबाइल फोन वाली, तुम्हें याद हो, मोबाइल फोन बंद हो गए चाइना 5G, और चाइना के डेथ नंबर छिपाए जा रहे हैं। तो खैर वो छिपाते तो है ही, आई मीन वहाँ डिजास्टर माओ ने बहुत किए हैं, कल्चरल रेवोल्यूशन, और आसानी से 5 या 6 मिलियन लोग मर जाते थे, वो छिपा देते थे। तो इवन अगर हम लोग ये भी माने कि उनका 20% ही इन्होंने दिखाया है, तब भी डेथ उतनी नहीं जितनी आई गेस सोर्स कंट्री में लोग एक्सपेक्ट करते हैं। एंड सेकेंडली तो इसी में बात करते हैं कि चाइना ने कैसे कंट्रोल किया, कि मतलब चाइना का तुम्हें क्या लग रहा है कि इवन नंबर्स तो फॉल्टी होंगे, तो तुम्हें भी आई गेस श्योर होगे तुम इस पे कि नंबर गलत है, बट फिर भी उन्होंने कैसे एटलीस्ट वुहान में ही उन्होंने कैसे कंसंट्रेट कर लिया, बाहर नहीं गया वुहान। तो वुहान में तो जो वीडियोस भी अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे, कई जो लीक्ड वीडियोस है, तो उसमें बेसिकली उन्होंने लॉकडाउन को नेक्स्ट लेवल पे लेके उन्होंने लिटरली लोगों को अपने घर पे बंद कर दिया। मैंने वीडियो जो देखा फोटोज की, लोगों के घरों पे ताले लगे हुए, लोग अंदर बंद है, और मतलब नॉन वॉलंटरीली।
तो जैसे आपके घर पे आए लोग, ताला लगा दिया गया कि आप इस घर से निकल ही नहीं सकते, आपको खाना और जो भी आपके गेट पे रख दिया जाएगा आप वो ले सकते हैं, आपको खाना दिया जाएगा, बट कोई घर से निकल नहीं सकता। उन्होंने लिटरली सड़कें और पब्लिक एरियाज लिटरली खत्म कर दिया, लाइक देयर वाज नो मूवमेंट एट ऑल, पीपल वर सिंपली लॉक्ड। जहां पे भी वो थे उस समय लॉकडाउन के टाइम, वहीं पे उन्हें बंद कर दिया गया। तो ऑब्वियसली एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, जो एकदम एक तरह से मिलिट्री लेवल टाइप ऑफ रिस्पॉन्स था उनका, कि मिलिट्री आई, लोग इवन मैंने वीडियोस देखे कि लोग कैसे गन्स के साथ पेट्रोल कर रहे थे बिल्डिंग्स को जहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो एक एक्सट्रीम ऐसे उन्होंने रिस्पॉन्स यूज करा कि जितना इनिशियल जो भी उनका इनिशियल जो इन्फेक्शन हो गए तो उनको वहीं का वहीं उन्होंने खत्म कर दिया और कम्युनिटी ट्रांसमिशन एकदम ही एंड कर दिया। तो ऑब्वियसली लोग बहुत ही एक्सट्रीम सोल्यूशन है जो इंडिया में या किसी भी कंट्री में लीगली पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को आप अपने घर में बंद कर दें, इवन आप खाने के लिए बाहर नहीं जा सकते। बट देन दैट ब्रिंग्स टू क्वेश्चन कि अगर लीगल सिस्टम या स्ट्रक्चर बचाना तभी बचेगा जब लोग बचेंगे। तो अगर लोगों को बचाने के लिए ऑथोरिटेरियन मेजर्स अगर लेने पड़े कुछ जगह, तो आई गेस इसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो लोग ही नहीं रहेंगे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन और लीगैलिटी और मोरालिटी भी वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। बट आपको एज अ ये भी ध्यान देना होगा कि चाइना की प्रिपेयर्डनेस की बात है, बिकॉज दे आर ऑन अ वॉर फुटिंग एक तरह से हमेशा। तो ऐसे वो स्टेप्स ले सकते हैं क्योंकि फूड और ये जो उनका स्टॉक्स सप्लाईज रहती हैं उन लोगों को पहुंचा सकते हैं। अगर आप लोगों को घर में ऐसे ही बंद कर दो, उनको खाना भी ना दे तो मर ही जाएंगे। तो देयर इज आल्सो दिस डिफरेंस की ऑन अ रिस्पांस। ये जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी है, तो ऑब्वियसली चाइनीज मतलब कम्युनिस्ट कंट्रीज को काफी गाली पड़ती है उसके लिए, बट ऑल कम्युनिस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग जो सोवियत यूनियन वगैरह थे, कि वॉर लेवल पे जब वॉर की सिचुएशन होती थी तो दे वर एबल टू फ्लेक्स देयर मसल्स इजीली, मतलब वो बहुत जल्दी अपने फोर्सेस को बॉर्डर पे भेज देते थे या जल्दी से काम कर लेते थे। नॉर्मल सिचुएशन में वो लोग स्लो होते थे। तो आई गेस जैसे इंडिया का भी एग्जांपल है, तो इंडिया में भी आज फूड ग्रेन्स या दाल की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट फ्री नहीं दे सकती लोगों को कुछ महीने, बट प्रॉब्लम हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो हम शायद लास्ट लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए। अगर फ्री में भी करना चाहे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो चाइना शायद वो कर लेता है। एंड आई गेस उन्होंने जो इसका नेगेटिव पार्ट है, मेरे ख्याल से वुहान में बहुत बड़ा मैसेकर हुआ है इस वायरस से। आई मीन बहुत लोग मरे हैं, कितने मरे मुझे नहीं पता, बट काफी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। क्योंकि अगर इन्होंने आर्मी भी लगाई तो आई गेस आर्मी को एट अ डिस्टेंस पे लगाया होगा। फूड का जो है वो भी एक सेफ्टी मतलब एक प्रिकॉशन लेके ही आगे भेज रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि जो लोग अंदर बीमार थे, आई डोंट नो कितनों को मेडिकल अटेंशन मिला और काफी डेथ्स हो गई होगी। और स्पेशली जो उन्होंने स्पेशली जो उन्होंने हॉस्पिटल जो एक सेटअप करा, जो 10,000 बेड्स का हॉस्पिटल सेटअप करा, और ये वैसा भी हॉस्पिटल नहीं था कि जो टेंट लगा दिए बस ऐसी जमीन पे और वहां पे हो गए। उन्होंने प्रॉपर जो कंक्रीट और स्टील का जो उन्होंने हार्ड हॉस्पिटल सेट करा 10,000 बेड्स का विद इन आई थिंक 10 days। ये तो एक अनइमेजिनेबल फीट एक तरह से कह सकते हैं, जो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैं भी देख रहा था दिल्ली में जो उन्होंने किसी कैंपस को टेक ओवर किया है, हाँ वहाँ पे उन्होंने बस एक टेंट खड़े कर दिए, वहाँ पे पंखे नहीं है, कुछ फैसिलिटीज नहीं है, टॉयलेट्स अभी काफी नहीं है। और ये महीनों के बाद है, अभी भी हम ऐसी सिचुएशन में कि हम टेंट्स डाल रहे हैं और जहाँ पे एसी और कुछ नहीं है, पंखे तक नहीं है इस गर्मी में। तो चाइना ने वो करा, तो एक ऑब्वियसली एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होने के ये फायदा है एक तरह से। कम्युनिज्म प्लस वहाँ जो बेसिकली जो कम्युनिस्ट मिलिट्री नेक्सस जो रूल करता है वहाँ पे, उसका भी रोल है। क्योंकि इंडिया में भी अगर आप देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तेजी से वो आर्मी वाले हैं। आर्मी वालों से भी ज्यादा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि तुम्हें देखा होगा उत्तराखंड के जो बॉर्डर या हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में लैंडस्लाइड होती है, तो वो रोड्स टूटती है तो वो बहुत जल्दी बन जाती है। तो वो जो डिसिप्लिन होता है मिलिट्री का और रूथलेसनेस होती है, तो वो थोड़ा सा रिक्वायर्ड थी। तो शायद इंडिया में अभी हम लोग उतना अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को यूज नहीं कर पाए। शायद इंडिया में भी थोड़ा आर्मी को रोल देना चाहिए था, क्योंकि आर्मी के भी कई सिविलियन कंपोनेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स और आर्किटेक्ट्स और रोड वगैरह बनाते हैं, शायद वहां पे भी यूज करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और थी कि चलो चाइना से अब वायरस निकल गया सपोज, अब बाकी जगह आ गया है। तो जो दो सबसे, यूएस का तो वहाँ बहुत बेवकूफी चल रही है, ऑब्वियसली वहाँ क्या हुआ, बट दो कंट्री का मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ, इटली और यूके। और ये दो इसलिए क्योंकि क्रिकेट मैच नहीं आ रहा है तो मैंने फुटबॉल देखना शुरू कर दिया। एंड आई एम सरप्राइज कि लिवरपूल के मैच और मैनचेस्टर यूनाइटेड मैचेस आ रहे हैं
लोग ईपीएल शुरू हो गया, हमारे आईपीएल कब होगा पता नहीं, जिनको 15 करोड़ रुपए मिले वो सब रो रहे हैं, हमारे पैसे चले गए। इटली का सीरी ए शायद कहते हैं, उसका भी मैं मैच देख रहा था, टीवी पे आ रहा है, तो मतलब वहां पे भी हो रहा है लाइव। तो जहां ये लोग इतने ज्यादा अफेक्टेड थे आई गेस यूके और इटली, तो वो कैसे बाहर निकले? आई गेस वहां पे भी सबको नहीं हुआ है अभी कोरोना, ऐसा नहीं है कि सबको हुआ है, बट सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन बढ़ गई। इटली पे तो डिजास्टर हो गया, बट डिस्पाइट डिजास्टर वो डिजास्टर बहुत ही कम टाइम में हुआ था, अभी वो लोग निकल चुके हैं काफी कोरोना पर, तो ऐसा कैसे हुआ? आई थिंक सबसे नंबर वन रीजन तो मैं टेस्टिंग ही बोलूंगा। मैं भी नंबर देख रहा था कि पर मिलियन पॉपुलेशन आप कितने टेस्ट हुए, तो इंडिया का नंबर अराउंड 7,000 ही है। और टू बी थोड़ा शर्म आती है ऐसे बोलने, बट मैं बाकी देख रहा था कि बाकी कंट्रीज से हम कंपेयर करें तो जो कंट्रीज हमारे आसपास है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और मेक्सिको है, तो उन्हीं के नंबर्स है जो अंडर 10,000 है टेस्ट पर मिलियन। तो ये काफ़ी थोड़ा सा वियर्ड है कि हम इन कंट्री से ज़्यादा डेवलप्ड है, बट तब भी हमारी ये हालत है। और अगर हम कंपेयर करें इटली से, तो उनका 90,000 टेस्ट पर मिलियन है, विच इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑलमोस्ट 14 टाइम्स। तो अगर आप सोचिए, अगर आप 14 टाइम्स उन्होंने ज़्यादा टेस्ट करें तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सबसे बड़ा फर्क इसलिए क्योंकि जो कोविड में का जो फैलने का एक रीज़न है कि एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन की, जो एक बंदा जिसको वायरस आता है कोविड वायरस, बट उसको सिम्टम्स नहीं डेवलप होते क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, बट दैट उसके बावजूद वो वायरस और लोगों को फैला सकता है क्योंकि उसका सिम्टम्स नहीं दे रहा है, उसको खुद नहीं पता कि मुझे कोरोना वायरस है, बट वो दूसरों को दे रहा है। तो ये जो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप बहुत ज़्यादा मास लेवल पे टेस्टिंग करें। अगर एक बंदे को कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट आता है तो उसके आसपास जो भी 20, 30, 40 लोग जो जिससे वो पॉसिबली कॉन्टैक्ट में आए, आप सबको टेस्ट करें ताकि एसिम्प्टोमेटिक लोगों को भी पकड़ा जा सके और उनको बताया जाए कि अच्छा पॉजिटिव है, आप भी क्वारंटीन फॉलो करें, आप आइसोलेशन में जाए। बट प्रॉब्लम है कि इंडिया में इतना कम हुआ है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बहुत इंडिया में पुअर रही है। मैं पढ़ रहा था जैसे दिल्ली वैली में सिर्फ 9 और 10 केसेस लोग ट्रेस होते हैं फॉर पर पॉजिटिव टेस्ट। तो उससे पता नहीं चलता कि अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट कहाँ जा रहा है, अगर तो वो जाके औरों को फैलाता जाता है और फिर उसके बाद औरों को फैलाता है। तो ये लैक ऑफ टेस्टिंग बहुत बड़ा इशू रहा है। और प्लस जैसे इंडिया में एक वो भी है कि पॉवर्टी का भी एक रीज़न आता है कि अगर आपको जैसे माइल्ड सिम्टम्स आते हैं तो जो गरीब लोग हैं दे जनरली उन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि अगर मान लें आपको छींक या खांसी आ रही है या आपको सांस लेने में मुश्किल है तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको सोचता है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो हम पैसे कहाँ से देंगे अपने आप ठीक करने के लिए, टेस्ट के अगर पैसे देने पड़े तो। अगर वो जो लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो भी बहुत फ़र्क है। जबकि यूके में अगर हल्का से भी कोई बीमार होता है तो वहाँ पे एनएचएस जो है वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट मिलती है, तो कोई डर नहीं होता किसी को कि वहाँ जाने में। और एक और जो इंडिया में ये भी देखा कि लोग को बड़ी डर लगता है कि अगर हम पॉजिटिव आ गए तो हमारा नाम खराब हो जाएगा सोसाइटी में, तो लोग अपने पॉजिटिव स्टेटस को छुपाते हैं। मैं कई केसेस सुना कि फैमिलीज में हो गए तो लोगों ने अपने आप को बताया नहीं अपने नेबर्स को कि हम पॉजिटिव हैं, उसकी वजह से और केसेस फैले। तो ये एक तरह से शर्म होना कि हमारा नाम खराब हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इंडिया में फेस कर रहे हैं। तो लैक ऑफ टेस्टिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये सब एक फैक्टर है जो कंबाइन होके प्रॉब्लम इंडिया में बढ़ती जा रही है। आई थिंक इसमें तुमने बिल्कुल मतलब बहुत सही पॉइंट बोले हैं कि तो इंडिया में एक शर्म टाइप की आती है, ऐसा लगता है कि गलती कर दी कोरोना का इन्फेक्शन लेके। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि अभी मैं मतलब ऑब्वियसली अभी मैं बोल नहीं सकता, बट तुम्हें भी पता है कि मेरे कुछ ऐसे रहे लोगों से मिला जो कोरोना हुआ और फिर वो नहीं बात बाहर आई। तो ये जो कोरोना छिपाने की जो है वो काफी लोगों में है। इसका रीजन ये है कि जो एक तो यहाँ पे क्लाइमेट की भी बात है, जैसे आप यूके में है या कहीं है वहाँ क्लाइमेट वगैरह नॉर्मल रहता है, तो आप कहीं भी आप थोड़ा एडजस्ट करके हॉस्पिटल में रह रहे, लोग इतना परेशान नहीं है। यहाँ पे एसी नहीं चला रहे बिकॉज ऑफ कोरोना, हॉस्पिटल्स में पंखे डाल दिए गए, कई जगह वो भी फैसिलिटीज नहीं है, खाने की प्रॉब्लम है। आप क्वारंटीन सेंटर में जा रहे हो तो आपको लग रहा है आपको जेल में जा रहे हो, वहाँ पे आप ऑलरेडी फीवर में हो, आप कैसे रहोगे? तो लोग क्या कर रहे हैं कि लोग बताना ही नहीं चाहते कि हमको कहीं पकड़ के ना ले जाए वहां पे। प्लस आपको मकान मालिक निकाल सकता है आपके घर से कि आपको कोरोना हो गया, अब आप मत आओ, आप खतरा है, आप कहाँ जाओगे वहां? उसके बाद दिल्ली में अगर आप है या मेट्रो में, आप कहाँ जाने वाले? या आप सोसाइटी में भी है तो आसपास के लोग आपको ब्लॉक कर देंगे, आप खाना नहीं मंगा सकते कहीं से, स्विगी से या कहीं से कुछ खाना मंगाना हो।
आप वो भी नहीं, सब लोग कहेंगे नहीं और आप नहीं बना सकते, और शायद नहीं भी बना सकते, आप बीमार है तो मुझे नहीं लगता कोई खाना बनाएगा या कुछ करेगा। तो ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मतलब इंडिया का सोशल कल्चर ऐसा है कि यहाँ इस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत है। आई गेस अगर यूके और इटली में भी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना होते, होम क्वारंटाइन में वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते। उनके यहाँ भी ऐसे ही होता है, क्योंकि अब आप कैसे बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें आपको सपोर्ट चाहिए और आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि उनको हो जाएगा। तो ये तो एक मतलब थोड़ा आगे हमें समझना पड़ेगा कि तो हेल्थ पे भी हमने इन्वेस्ट नहीं किया कभी। और मैं इसमें जो कई लोग, जैसे मैं गवर्नमेंट के काफी खिलाफ रहता हूँ एक्शन के, बट मैं मोदी को या गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूंगा इसके लिए, क्योंकि डिस्पाइट एवरीथिंग दे आर पावर सिंस ओनली 6 years। उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया हेल्थ के लिए, और उसके लिए ठीक है उनको बोलेंगे, बट उसके 57 years पहले भी हम लोगों ने 67 years पहले भी हमने कुछ नहीं किया था। तो क्योंकि हमारे पास सर्विसेज नहीं थी तो हम रैंप अप नहीं कर पाए, और फ्लैटनिंग द कर्व वाला कंसेप्ट था वो चला नहीं, क्योंकि हमने कभी हमारा जो बेस लेवल था वो बहुत ही लो था। सो इंडिया में अब क्या सिनारियो तुम्हें लगता है? क्योंकि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 5 दिन में शायद 1.25 लाख केसेस बढ़ गए, जो मुझे जहाँ तक मुझे फिगर याद है, एंड देयर सीम्स टू बी नो एंड एट साइड। मुझे याद है आज से 2 महीने पहले हम लोग मई में शायद बात कर रहे थे, तो 10 लाख की फिगर हमने कहा था तो मैक्सिमम होगी, वर्स्ट सिनारियो होगा, बट मुझे 10 लाख तो अब सामने दिख रहा है। 10 लाख की बहुत ही, मैंने कहा था कि क्या पता हो 10 लाख की नहीं हो, बट अगर 10 लाख भी सामने है तो ये कब रुकेगा? क्या हम अगस्त में या सितंबर में, ऐसा लग रहा है कि रुकने का चांस है? एंड दिस इज कंसिडरिंग कि इसकी दवाई या वैक्सीन नहीं है, क्योंकि उस पर बाद में बात करेंगे, बट आई डोंट थिंक सो दवाई और वैक्सीन आने वाली है फिलहाल। तो अभी क्या लग रहा है तुम्हें? तो अभी तो मैंने जितने देखे थे कि बीच में एक थोड़ा लॉकडाउन जब हमारा फुल इफेक्ट में था तो थोड़ा सा स्लोनेस आई थी कि पर डे केसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे। तो तब एक होप थी कि कई मॉडल्स भी मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, जिन्होंने कहा था कि मिड जुलाई में हमारा पीक आएगा, उसके बाद स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे एक था कि हमारा जो लेटेस्ट एक स्टडी आई थी आईसीएमआर में कि मिड नवंबर तक केसेस खत्म होना शुरू हो जाएंगे, न्यू केसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये काफ़ी सारी मॉडल्स आए थे, बट प्रॉब्लम है कि जैसे ये अनलॉक 1 और ये सब शुरू हुआ है, जब धीरे धीरे इंडिया कंट्री खोलनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, तो ये जो ग्रोथ रेट है स्टेडली बढ़ते ही जा रहे हैं। एवरी डे इज अ न्यू हाई। हम जब 1000 केसेस पर डे ऐड होते तब हमें बहुत डर लगता था, अब हमारे 25,000 पे पहुंच गए हैं। तो और एवरी डे बढ़ता है, 24, 25, अप्रोक्सीमेटली 26, 30,000 ऐसे जाता ही जाएगा। तो आप कुछ मॉडल कर नहीं सकते। अगर आप मॉडल कोई भी स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाने में आपको जो फैक्टर्स होते हैं उस पर कुछ चेंज होना चाहिए ताकि आप फोरकास्ट कर सकते। बट अगर स्टडी अप ही जा रहा है तो फोरकास्ट कैसे करेंगे आप? तो फिर तो सीधी लाइन है, वो बस जा ही जा रही है, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा उस स्टैटिस्टिकल मॉडल में। तो ये काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है कि बताना कि फिर कि क्या हो सकता है। और जैसे अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो वायरस के लिए तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल पेशेंट्स है जो अभी भी बचे हुए हैं जिनको इन्फेक्ट कर सकता है। तो अभी तो कहना बहुत ही मुश्किल है कि अगले 2 या 3 महीने में भी हम एक्चुअल डिक्लाइन देख पाएंगे या नहीं। तो मैं तो कहूँगा कि 2020 के एंड तक तो आई डोंट थिंक हम वी कैन ट्रूली बी लाइक फ्री ऑफ कोरोना टाइप का। तो ये साल तो पॉसिबली हमारा इस पैंडेमिक के साथ ही जाने वाला है, डीलिंग विद दिस पैंडेमिक। बट प्रॉब्लम इस अप्रोच, आई मीन इस पूरे सिनेरियो में ये है कि आई गेस यूएस बेवकूफी कर रहा है, और यूएस हमसे काफी आगे है अभी। यूएस और ब्राजील है ना सेकंड नंबर पे। सेकंड ब्राजील शायद ज्यादा नहीं है आगे, बट यूएस बहुत ज्यादा है, वो होता भी रहेगा। बट अगर इस तरह से चलता रहा तो अगले 6 महीने में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो परसेंटेज वाइज हम लोग सिचुएशन इतनी खराब नहीं है। पर मिलियन केसेस इंडिया बहुत पीछे है बाकी सब कंट्री से, बहुत ज्यादा पीछे है। बट इन एब्सोल्यूट नंबर्स हम बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे दिसंबर तक। मतलब तो फिर अगर यही मैं फिगर्स लूं तो फिर 7.5 लाख 8 लाख केसेस हर महीने के ऐड होंगे। तो ये तो फिर हम लोग अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर इसका कोई एंड नहीं मिला है। क्या अगर 8 लाख केस एक महीने में ऐड हुए तो मुझे तो लगता भी नहीं इतने डॉक्टर या फैसिलिटी है जो 8 लाख केसेस को एकदम एक महीने में डील कर पाए। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि लॉकडाउन वर्सेस नो लॉकडाउन, जो एक काफी डिबेट हो भी रही है अभी। कि अब तो मतलब जैसा र्यूमर है ये, बट सुनने में आ रहा दिल्ली गवर्नमेंट मेट्रो भी स्टार्ट करवा रही है कुछ दिनों में, एंड अनलॉक 3 हो रहा है, और भी चीजें जो बचा कुचा है वो भी रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे। सो
क्या मतलब क्या लगता है तुम्हें कि लॉकडाउन हमने जल्दी कर दिया या लॉकडाउन की अब जरूरत थी उस वक्त नहीं थी, क्या एक्चुअली लगता है? हमने लॉकडाउन तो बहुत सही करा था इस टाइम पे, क्योंकि तब हमें सिर्फ आई थिंक 500 केस ही थे जब हमने लॉकडाउन स्टार्ट किया था। तो उस समय तो ऐसा लग नहीं रहा ऐसा, उस समय मुझे याद है हम सोच रहे थे कि 50-60 हजार केसेस में ही रुक जाएगा, कि हमने एक महीने का लॉकडाउन है और 2-3 हफ्ते में मैक्सिमम सिम्टम्स पता चल जाते हैं, तो सारे लोग ट्रेस हो जाएंगे। बट यहाँ पे जो थोड़ी हमारी गवर्नमेंट्स, और मैं पार्टी की बात नहीं करने वाला, मैं सब गवर्नमेंट्स को ब्लेम करूंगा इसमें, आई डोंट स्टेट्स। केयर कि स्टेट हो सेंट्रल हो, दैट डजंट मैटर, कि हमने लॉकडाउन अनाउंस करने के बाद कुछ करा नहीं। हमने उस पर छोड़ दिया कि लोग एकदम से अपने घरों के अंदर बंद हो जाएंगे, लोग चलना छोड़, इधर उधर जाना छोड़ देंगे, लोग जहाँ बैठे वहीं बैठे रहेंगे, तो अपने आप एक तरह से वायरस स्प्रेड नहीं होगा। हमने ज़्यादा टेस्ट भी नहीं करे, क्योंकि मुझे याद है जो हमारे टेस्टिंग क्राइटेरिया इतना स्ट्रिक्ट था कि अगर आपको तीनों सिम्टम होने चाहिए, जो है खांसी और सांस लेने में मुश्किल और फीवर, अगर आपको ये तीनों सिम्टम्स हैं तो ही आपका टेस्ट होगा, या फिर अगर आपको पता है कि आपने कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ आप कांटेक्ट में थे लास्ट 4 या 5 दिन में, तभी आपका टेस्ट होगा। आप ऐसे जाके कह नहीं सकते थे कि मुझे मेरे को सांस लेने में मुश्किल हो रही है तो मेरा टेस्ट कर दो, नहीं, आप तो डिनाई कर दिया जाता कि नहीं, आपके आपके तीनों सिम्टम्स नहीं मेरे है। साथ हुआ था। हाँ, तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया था कि उस समय शायद हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं थे, या गवर्नमेंट स्टॉकअप करना चाहती थी किसको, तो ये बहुत बड़ी हमारी उस समय गलती थी कि हमने ओपनली टेस्टिंग नहीं करी। तो अगर 500 पेशेंट थे, अगर उनके आसपास जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके अगर हम 20 लोग और टेस्ट करते तो 10,000 टेस्ट मान लीजिए फॉर पर 500 × 20 करके, तो उस समय 10-20 हजार टेस्ट अगर हमने फटाफट कर दिए होते उन सब लोगों के आसपास जो उन 500 पेशेंट के थे, तो पॉसिबली हम बहुत रोक सकते थे। बट हमने ये किया नहीं, हमने टेस्ट कंजर्व करने की कोशिश करी और शायद पॉसिबली पैसे बचाने की कोशिश करी। वट एवर इज द रीजन, आई डोंट नो कि हमने टेस्टिंग क्यों नहीं करी। तो तब वहाँ पर इसको रोका जा सकता है, क्योंकि मैं इटली और स्पेन के केस में देख रहा था कि जब उन्होंने नेशनल लॉकडाउन अनाउंस किया था तो उनके 2 या 3 हफ्ते में ही केसेस डिक्लाइन पे आ गए थे। ऑलरेडी यू शेप था कि टर्न दिखना शुरू हो गया था 2-3 हफ्ते में, क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग कंटिन्यू रखी थी। और इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए ऑलमोस्ट 3 महीने होने को आए और हमारा अभी भी ग्राफ एकदम सीधे ऊपर ही जा रहा है, कोई यू टर्न नहीं है। इसमें मुझे यही लगता है कि देयर इज नो एंड एट साइड। मतलब आप कुछ भी कर लो, आप कोरोनिल की बात करो, वैक्सीन, या जो भी आप काढ़ा की बात करो, या आपने जो भी सक्सेस, आपने हॉस्पिटल लॉन्च कर दी, सब कुछ कर दिया, केजरीवाल ने, मोदी ने, सबने फोटो खिंचा दी, बट कुछ सक्सेस नहीं है इसमें। ये सब ऐसे ही है, अगर कुछ भी मतलब नहीं हो रहा होता तब भी यही ऐसा लग रहा है मुझे कि यही हो रहा होता है। सो आई गेस तुम्हारी बात सही है। मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि ना, सपोज जैसे अभी चाइना वॉर का मैं एग्जांपल दूंगा कि जो गलवान वैली में अभी चाइनीज घुसे थे, तो इंडिया ने दौलत बेग ओल्डी में अपने MiG-29 और सुखोई को तुरंत ले आए, हेलीकॉप्टर्स को डाल दिया। अमेरिका से बाकी प्लेन खरीदने की बात, हेलीकॉप्टर खरीदने की बात हो रही, रशिया से प्लेन खरीदने की बात हो रही। सो डिफेंस की बात आती है तो हम लोग बहुत जल्दी चीजों को खींचने की कोशिश करते हैं, बट अगर हेल्थ की बात आई तो हम नहीं कर पाए। आई डोंट नो किट में क्या था, देखिए किट भी ऐसा नहीं है कि एकदम से मास प्रोड्यूस हो रहा है कि आज मुझे 10 लाख किट चाहिए, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हमेशा से इनको टेस्टिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है सक्सेस के लिए। तो शायद गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच रहे थे क्योंकि हम इतने टेस्ट कभी कर ही नहीं पाएंगे, तो इन्होंने हाँ नंबर ऑफ किट्स पे फोकस किया, बट उनका आइडिया ये था कि हम आगे टेस्टिंग करेंगे जब लॉकडाउन से जब थोड़ा सा कम हो जाएगी, बीमारी स्प्रेड नहीं करेगी, तब हम करेंगे। तो पॉसिबली हमें उस वक्त थोड़ा सा मिलिटराइज करना चाहिए था अपने हेल्थ सिस्टम को। आई गेस बहुत तेजी से काम करना चाहिए था। आई गेस राजस्थान में उधर नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री उसमें दिखाया भी था कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया था राजस्थान में, सार्स वगैरह शायद स्वाइन फ्लू हुआ था। तो ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेसी हमारी पूरी लथार्जी के बहुत अच्छे IAS अफसर, बहुत सारे लोग हैं, बट आई गेस हेल्थ डिपार्टमेंट में मोर देन डॉक्टर्स हमें ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो ये सब चीजें थोड़ा जल्दी किट्स कैसे बननी है, कहाँ बननी है। आप जैसे इन्होंने अल्कोहल कंपनी से सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया, क्या कपड़ों की कंपनी से मास्क बनवा सकते थे तेजी से। तो मतलब इस तरीके का जो एक सिस्टम डिवाइस करना था कि हम इंडिया के रिसोर्सेज को कैसे यूज करें, वो थोड़ा सा लैकिंग पड़ गया है। इसका रीजन शायद वही है कि हम लोग का स्टेट से मतलब है, राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा, इन द सेंस की जो गवर्नमेंट जो पूरा सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक है। हम लोग इतनी तेजी से डायरेक्टिव्स दे नहीं पाते, और देते भी है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहिए था, जैसे कि या तो वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट होता है जैसे चाइना, या फिर एक काफी क्वालिफाइड स्टेट होता है जैसे यूके की, जहाँ फैसिलिटी इतनी ज्यादा है। उन्होंने खैर यूके में भी लोग मरे ही हैं बहुत ज्यादा, बहुत सक्सेस तो नहीं कहूंगा, बट एटलीस्ट ये सब खत्म हो गया वहां पे।
तो वो तो था, स्टेट पावर तो हमारी लैकिंग थी वहां पे। तो अभी थोड़ा इसको कंक्लूड करते हैं। तो मेरे दो सवाल थे, शायद ये पहले पूछा जाए। एक मुझे अफ्रीका का पूछना है। ये मुझे सरप्राइजिंग ये लग रहा है कि आई होप कि ऑब्वियसली अफ्रीका में ना फैले ये, कि सिर्फ साउथ अफ्रीका में केसेस देखे गए और बाकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नहीं देखे गए। तो आई डोंट थिंक सो कि अब अफ्रीका वैसा कोई डार्क कॉन्टिनेंट है कि लोग वहां जाते नहीं। काफी लोग ट्रैवल करते हैं अफ्रीका में। अफ्रीकन इकोनॉमीज भी, रवांडा, घाना, ये सब ठीक ठाक इकोनॉमीज है, कंपनीज है, लोग जाते ही रहते हैं बाहर। तो वहाँ अफ्रीका में क्यों नहीं इतना ये डिजीज फैली? एक्चुअली एक जो पॉसिबल रीजन उसका यही है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, कि अफ्रीका एज अ टोटल कॉन्टिनेंट उसकी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन ही है, जो इंडिया से भी कम है, जबकि इंडिया इज अ वेरी स्मॉल कंट्री इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी एंड अफ्रीका इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। तो उससे जो होता है कि पॉपुलेशन बहुत स्प्रेड आउट हो जाता है। तो एक ऐसा वायरस जो क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलता है, तो वो एक तरह से बैरियर बन जाता है कि अगर आपके अर्बन और रूरल कम्युनिटीज बहुत दूर है, उनके बीच में आपस में इतना ट्रैवल नहीं है, और अर्बन कम्युनिटीज भी इतनी डेंसली पैक्ड नहीं है जैसे हमारे इंडिया में दिल्ली और मुंबई, जहाँ पे एक ही घर में 10-10 लोग रह सकते हैं। तो वो अगर नहीं है तो दैट इटसेल्फ कट्स डाउन ऑन की पॉसिबिलिटी की वायरस। और जैसे तुमने खुद ही कहा कि साउथ अफ्रीका इन सब पे तब भी ज़्यादा है कि क्योंकि अगेन वो ट्रैवल का थोड़ा आता है कि फॉरेन ट्रैवलर्स कितने आ रहे हैं आपके कंट्री में, जो साउथ अफ्रीका में ज़्यादा है, तो जो वायरस कैरी कर सकते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स कितनी है, तो वो सब भी काफ़ी बड़ा पैरामीटर बन जाता है, जिसमें इनिशियली तो अफ्रीका में काफ़ी कम था, बट अभी मैं लेटेस्ट फिगर्स देख रहा था जो कि अफ्रीका एज अ होल, उसमें वहाँ पे 5 लाख केस हो चुके हैं। तो आप कंपेरेबल लेवल पे एक्चुअली इंडिया के साथ, इंडिया पे करीब 6.5 लाख है, वहाँ 5 है, पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट क्लोजली सेम ही है, तो इंडिया के लेवल पे ही है। तो वहाँ भी काफ़ी बढ़ रहा है धीरे धीरे, बट इनिशियली नहीं बढ़ा था बिकॉज दीज पॉसिबल रीजन, बट इवेंचुअली वही होता है कि जब कुछ लोगों को हो जाता है तो वही जो एक्सपोनेंशियल फिगर वाली बात हमने की थी, वो फैक्टर आ ही जाता है। हाँ, तब तो फिर इंडिया जैसे ही, उनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है तो उनके केसेस भी कम है, एंड आई गेस क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री फिगर्स की बात होती है तो इंडिया थोड़ा सा ज्यादा शाइन करता है। अफ्रीका में इंडिविजुअल कंट्रीज की बात होती है तो वहाँ इतने नहीं है केसेस, एंड पर मिलियन उतने केसेस नहीं है। तो अगर 1-2 मिलियन की पॉपुलेशन है या 10 मिलियन की पॉपुलेशन है तो इतने केसेस नहीं होंगे, 3,000-4,000 केसेस होंगे हर कंट्री में, तो वो लोग डील कर जाते होंगे उससे। राइट। तो आई गेस हाँ, साउथ अफ्रीका के भी नंबर। और थोड़ा हम ये भी देख सकते हैं कि इट्स अफ्रीका में काफी हेल्थ पे टॉप लेवल साइंटिस्ट रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे एड्स जो पैंडेमिक है, इबोला का भी लास्ट 2-3 साल में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, तो उस वजह से वहाँ पे दे आर वेरी अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम कि पैंडेमिक क्या होता है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है। वहाँ पे लोकल लेवल पे बहुत लोगों को सिखाया जाता है कि एक एड्स से कैसे बचना है, इबोला से कैसे बचना है। तभी इंडिया में मैं कहूँगा स्वाइन फ्लू एक पैंडेमिक तो थोड़ा बड़ा था, बट इतना नहीं फैला क्योंकि काफी मोस्टली राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में ही था, बाकी स्टेट्स में इतना गया नहीं था। तो लोगों को इतना कभी अवेयरनेस नहीं थी कि पैंडेमिक जैसी कुछ चीज भी होती है, जो एक वायरस जो इतने लाखों लोगों में फैल सकता है। ये इंडिया के आई थिंक ये पहला बड़ा एग्जाम्पल है जब कि एक वायरस का इतनी बड़ी बात हो रही है। तो आई थिंक वो भी एक रीजन है कि अफ्रीका में लोगों को इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना ज्यादा ईजी है, जो इंडिया में भी इस बार पहली बार हुआ है, तो उसका हम नेगेटिव इफेक्ट्स थोड़ा फील करेंगे। तो अब जैसे फ्यूचर क्या लग रहा है अभी, मतलब वो सम अप करते हैं इसको कि अभी, क्योंकि हमने जो डिस्कशन किया है तो उसमें तो ये लग रहा है कि अभी खैर हम लोगों ने वैक्सीन पे डिस्कशन नहीं किया, बट आई गेस भी वैक्सीन दूर है तो उसको भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो और मतलब ये इंडिया स्पेसिफिक मैं चाहता हूँ कि फॉरेन में तो शायद कम होता दिख रहा है, बट अगर मुझे लगता है कि अगर इंडिया में या रशिया अमेरिका में रहा वायरस तो इन दी एंड यूके वगैरह में भी वापस जा सकता है वायरस, क्योंकि आप कोई ना कोई तो जा ही सकता है वहां पे ट्रैवलिंग के लिए। तो क्या लगता है इंडिया में अभी, क्योंकि वैक्सीन का भी थोड़ा बताना कि क्या वैक्सीन की स्टेजेस है और क्या फ्यूचर लग रहा है तुम्हें आउटलुक अभी यहाँ पे? तो फ्यूचर तो टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा डार्क ही है अभी क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि चाइना में नए केसेस आ रहे हैं, क्योंकि जिनको कहते हैं रेजर्वॉयर, एक टर्म यूज होता है कि कुछ इंसान था उनको पता नहीं था कि उनके पास वायरस है, उन्होंने स्प्रेड कर दिया। सेम इटली में भी एक्चुअली कुछ नए केसेस देखे गए हैं, तो जिसको कहते हैं सेकेंड वेव, की जो वायरस है, जो पहली वेव चली गई उसके बाद जब लोग थोड़ा लैक्स हो जाते हैं, लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाके जो सोशल डिस्टेंसिंग कम कर देते हैं, उसकी वजह से एक सेकेंड वेव आ सकती है, जो पहले पैंडेमिक्स में भी देखा गया। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी एक सेकेंड वेव भी आ सकती है विच कुड बी इवन वर्स। तो
अभी कहना बहुत मुश्किल है। एज ऑफ नाउ कुछ कंट्रीज ने कंट्रोल करा है अच्छा है, और कुछ है जो एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल है। यूएस को ले लो, ब्राजील को ले लो, तो हम काफी मिक्स्ड बैग में अभी। और कुछ भी अभी मेरा कहना है वुड बी जस्ट स्पेक्यूलेशन, देयर नो आई नो आई एम जस्ट सेइंग आउट ऑफ माय माइंड। तो एंड कंसिडरिंग इंडिया की पॉपुलेशन जितनी है, क्योंकि ये बात थोड़ा लोग भूल जाते हैं कि अगर हमारे 7 लाख केसेस है तो 7 लाख आउट ऑफ 1.3 बिलियन है। तो इन द सेंस परसेंटेज वाइज हम लोग उतना बुरे नहीं है कि, और पॉपुलेशन के मतलब हिसाब से हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे नंबर्स तो हाई रहेंगे एब्सोल्यूट नंबर्स, बट एंड ऑब्वियसली वो कंसर्न है कि एब्सोल्यूट नंबर्स जो है वो ह्यूमन ही है, जिंदा लोग हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं। तो 10 लाख परसेंटेज में भले ही कम लगे तो लोग कंपेयर करते हैं, बट 10 लाख लोग होते हैं, 10 लाख लोग, 10 लाख फैमिलीज अफेक्ट होंगी इन सबसे। तो अभी तो ये काफी ग्रिम सिचुएशन लग रही है मुझे। फिर तो वैक्सीन का एक बार मुझे थोड़ा सा समझाना, क्योंकि हम लोग शायद रोज ही बात करते हैं वैक्सीन के ऊपर, तो शायद इतनी क्लैरिटी भी नहीं होती। क्योंकि मैं काफी चैनल्स देख रहा था कल, तो चैनल्स तो कचरे होते हैं इंडिया में, जैसे नो मतलब इसमें डिबेट भी नहीं है कोई टीवी चैनल्स के बारे में। बट इंडिया टुडे में ये बताया था कि गवर्नमेंट भी फ्लिप्स ऑफ कर रही है कि 15 अगस्त वाली डेडलाइन उनकी नहीं हो पाएगी, अगले साल होगी। एंड WHO ने भी कुछ जगह कहा है कि ट्रायल्स उनके जो है वो चल रहे हैं, बट 2020 में पॉसिबल नहीं है। तो अभी क्या लग रहा है इसका वैक्सीन का? तो वैक्सीन को लेके मैं बोलूँगा कि बिकॉज इतना बड़ा न्यूज़ बन चुकी है कोरोना वायरस का, एवरीडे न्यूज़ है, तो जो भी छोटी सी भी रिसर्च होती है ना उसको लोग बहुत एम्पलीफाई करके बढ़ा देते हैं। तो मैं थोड़ा वैक्सीन के बारे में थोड़ा ग्रिम स्टेटिस्टिक्स दूंगा आपको कि ऑन एन एवरेज आज तक वैक्सीन डेवलप करने का जो टाइमलाइन है वो करीब 10 साल लगते हैं नई वैक्सीन बनाने में। और जो वैक्सीन का फेलियर रेट आज तक देखा गया है वो 94% है, तो जो बहुत ही ज़्यादा हाई है। और अगर हम तो इतना ज़्यादा होप रखना कि बड़ी जल्दी से कोई वैक्सीन आ जाएगी बहुत ही थोड़ा फूलिश है। और स्पेशली मैं कहूँगा जैसे जो हमने 2 पहले कोरोना वायरस देखे, सार्स और मर्स, जैसे उनकी जितने भी इनिशियल वैक्सीन रिसर्च हुई तो फेल हो गई थी, बिकॉज ये रेस्पिरेटरी इशू है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जैसे आपको जो लंग्स है वहाँ पे जो ओपन एयर स्पेसेस है ना, जहाँ से हवा सांस बाहर अंदर जाती है, एल्वियोलाई जिसे कहते हैं एग्जैक्टली, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई, वो जो एयर स्पेस है वहाँ पे वायरस रह सकता है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ स्पेस एरिया जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम पहुंच नहीं सकता। तो कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए वैक्सीन जनरली इतनी इफेक्टिव होती है। जो फ्लू वैक्सीन देख ली उसकी भी हर साल फ्लू सीजन आता है, वहाँ पे 40-50% इफेक्टिवनेस होती है। तो रेस्पिरेटरी डिजीज में एक नेचुरल प्रॉब्लम रहती है वैक्सीन बनाना, बिकॉज वायरस इज वेरी सेफ। अनलाइक अगर आपका कोई ब्लड का वायरस है, आपका मलेरिया या टीबी और सब जो आपके ब्लड में होते हैं, तो वहाँ पे वैक्सीन अगर आप इंजेक्ट करें तो आपका इम्यून सिस्टम है इजीली उस वायरस को अटैक कर सकता है। जबकि जो एक लंग वाली डिजीज में मुश्किल होता है, बिकॉज ओपन सरफेस है वहाँ पे, वायरस इज प्रिटी सेफ एक तरह से। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और जैसे तो अब जो रिसर्च जो करंटली चल रही है, जैसे मैं 2 मेजर सबसे रिसर्च है, ऑक्सफोर्ड वाली जैसे जो सबसे फेमस है। और ऑक्सफोर्ड वाली में जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि इनिशियल जो उनकी जो एनिमल वो बहुत बड़े बड़े क्लेम्स उन्होंने करे हैं कि हमारे सक्सेस होगा और हमने ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, हम सितंबर में लॉन्च कर देंगे। बट जो एक्चुअल क्लिनिकल फेजेस जो चले तो उसमें जो एनिमल टेस्टिंग जो हुई थी उसमें एक्चुअली दिखा कि इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स तो आया बट इट वॉज नॉट इनफ कि आपको इम्यूनिटी दे सके। तो ये काफ़ी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी उठ चुका है कि ये कितना अभी, और अभी फेज 1 और फेज 2 में ही, अब फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट होने के बाद आपको पता चलेगा कि ह्यूमंस में कितनी इफेक्टिव है। तो अभी तो बस जो भी वो कह रहे हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे से 50% चांस है सक्सेस होने का। तो दैट इज बेसिकली टॉइन कॉस्ट है, हेड्स द टेस्ट वाली बात हो गई। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड चांस ऑफ सक्सेस। तो ऑक्सफोर्ड वाला ऑलरेडी थोड़ा उनके प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो प्रोडक्शन में आने से फर्क नहीं पड़ता। अगर वैक्सीन अगर अच्छी नहीं है तो क्या फ़ायदा। और इस टाइप की जो वैक्सीन होती है, वायरस जो होती है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इनएक्टिवेटेड वायरस, अगर आप जिसे कहते हैं कि आपने वायरस को एक तरह से मार दिया और फिर उससे वैक्सीन बनाया, तो उसमें बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि कई केस में देखा जाए कि वो वायरस वापस एक्टिवेट हो जाता है और आपको डिजीज कॉज कर देता है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू इम्यूनिटी आपको डिजीज, हाँ ये टूरियो में देखा गया, आपको डिजीज हो जाती है। तो उल्टा हो गया ना, अगर आपने सेफ्टी सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करे तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग पीपल इट विल गिव
गिव पीपल द डिजीज। तो ये सब चीज़ काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। अब दूसरी एक मॉडर्ना करके एक कंपनी है, वो भी काफ़ी टॉल क्लेम्स कर रही है कि हमारी सक्सेस ऐसा हमने अच्छा, बट अगेन दे आर यूजिंग अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड RNA वैक्सीन्स। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और ये सब है जो सालों से बनती आई है, सेंचुरी से बनती आई है। RNA वैक्सीन आज तक कोई सक्सीड नहीं हुई है। तो पहले भी कई बार कोशिश करेगी RNA टेक्नोलॉजी यूज करके वैक्सीन बनाने की, बट कोई भी आज तक सक्सीड नहीं हुआ। अगर ये सक्सीड हुई तो दिस विल बी द फर्स्ट। तो विद अगेन ऑलरेडी शोज कि एक तरह से इसका चांस ऑफ सक्सेस पे क्वेश्चन मार्क पहले उठ गया कि आप एक ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो कई ऐसी जो कंपनीज अब एक तरह से हेडलाइंस में आने के लिए कह रही है कि हम एक DNA वैक्सीन यूज कर रहे हैं, हम ये वैक्सीन यूज कर रहे हैं। दीज आर हेडलाइंस बनाने वाली ज्यादा बात हो जाती है, और जब तक ये दीज आर नॉट प्रूवन टेक्नोलॉजी जिन्होंने अर्लियर सक्सेस दिखाया है, तो एक तरह से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पहली बार बना अगर आप सक्सेस कर रहे हैं कि आप कुछ महीनों में ये कर सकते हैं जो आज तक डेकेड्स ऑफ रिसर्च में नहीं अकम्प्लिश हो पाया, वो कैसे आप एकदम तुरंत कर सकते हैं। तो ये दोनों वैक्सीन सबसे आगे है, बट अगेन इनमें अभी भी ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क्स उठ चुके हैं। तो इनका आई वुड नॉट पुट अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन ऑल ऑफ दीज वैक्सीन। तो बी रेडी कि इनमें से कुछ वैक्सीन फेल होंगी, और क्या पता, मोस्टली जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2020 में कोई वैक्सीन नहीं आने वाली, पॉसिबली मिड 2021 में ही फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि कुछ एक्चुअल इफेक्टिव वैक्सीन इसकी आ पाए। तो आई वुड नॉट पुट एनी होप्स ऑन कि वैक्सीन आके हमें बचाएगी। इट्स बेस्ट कि हम इसको खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के ख़त्म कर दें, क्योंकि वैक्सीन आने तक काफ़ी लेट हो सकता है। और जो तीसरा, जो मैं थोड़ा भारत बायोटेक वाली वैक्सीन के बारे में बात करना चाहता हूँ, और ऑन रिलेटेड हम कोरोना के बारे में भी है कि भारत बायोटेक जो कह रहा है कि हम 15 अगस्त तक लॉन्च कर दे, दैट इज 100% इम्पॉसिबल। मैं अभी आपको बताता हूँ आपको कि मैं फ्यूचर देख के बता सकता हूँ कि ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आपको बहुत सिंपल सा इसका एक रीजन देता हूँ। अगर आपको जब वैक्सीन दी जाती है तो आपकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट डेवलप होने में कुछ हफ्ते लगते हैं, 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। तो अगर 7 जुलाई से ट्रायल स्टार्ट होंगी, फेज 1 फेज 2 एक साथ कर रहे हैं, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है बट ठीक है, पैंडेमिक के बीच में आपको कर लेते। तो अगर आप उनको लोगों को आज देते तो 3 हफ्ते अगर मान लेते तो एंड ऑफ जुलाई तो फेज 1 और फेज 2 को खत्म होने में लग जाएगा। तो आप फिर उसका डेटा लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, फिर आप फेज 3 आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप फेज 1 और 2 को आपने ऑलरेडी जोड़ दिया। तो उसके आप 3 हफ्ते और जोड़ लीजिए, तो ऑलरेडी 15 अगस्त की डेडलाइन पास हो चुकी है, और अभी तक आप टेस्टिंग फेज भी कंप्लीट कर ही नहीं सकते। दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, आप इसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते। ये कोई डेटा एनालिटिक्स टाइप कोई वो क्वेश्चन नहीं है कि अगर स्लो हो रहा है तो आपने 10 कंप्यूटर और जोड़ दिए, 10 सर्वर और जोड़ दिए तो फटाफट हो जाएगा। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें शॉर्टकट्स नहीं लिए जा सकते। आप ह्यूमंस पे टेस्ट कर रहे हैं, आप रिस्क नहीं ले सकते कि हम एक अनसेफ वैक्सीन उन्हें दे दे। तो और वो क्लेम कर रहे कि मैन्युफैक्चर भी हो जाएगी, मतलब कि वो कह रहे कि हम भी 15-20 दिन में ये मास प्रोडक्शन भी कर लेंगे। तो ये तो काफी पॉसिबल है कि तो काफी मतलब अजीब सा ही है। और एक चीज तुमने तो बहुत सही बोली, और मैं व्यूअर्स को कहूंगा कि जो आप पॉडकास्ट में भी आप पीछे थोड़ा सा रिवाइंड करके देखे उस चीज को, कि जो जस्सी ने बताया कि क्यों कोरोना वायरस की वैक्सीन डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अदर डिजीज। उसने ब्लड का और लंग्स का एग्जांपल दिया, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है कि ये बीमारी कैसे दूसरों से अलग है, और उसकी वैक्सीन और आई गेस इस टाइप की बीमारी की वैक्सीन क्यों नहीं बन पाती। तो इसलिए ये मैजिक बुलेट थ्योरी कि आप जल्दी से मैं वैक्सीन बना दूंगा 15 दिन में, 20 दिन में, ये बहुत टफ है बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक नेचर। जैसे थोड़ा लिख भी देना, मुझे लगता है तुम कमेंट में भी थोड़ा सा शॉर्ट में उसको लिखना, क्योंकि जो तुमने वो बात कही थी वो काफी इंपॉर्टेंट है, और नेट पे ये समझना थोड़ा आर्टिकल से टफ होता है। तो कमेंट में भी इसको मेंशन करना है, बहुत सही तुमने पॉइंट लिखा। अच्छा, जो तुम रामदेव वाला बता रहे, तो उसके पहले मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ, तो प्रॉब्ली हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा आज का। रामदेव ने क्योर लॉन्च किया है, सो दैट इज नॉट अ वैक्सीन, दैट इज अ क्योर। अभी हम मानते हैं क्योर है, काम करता है कि नहीं अलग बात है। अब सिमिलरली जो एक जापानीज जो एंटी फ्लू दवाई थी, मलेरिया ने लॉन्च की थी, हाँ, तो एक कंपनी ने लॉन्च किया है कि मुझे नाम नहीं याद है कंपनी का, कि जो जिसकी बात हो रही कि ये क्योर है, मतलब ये क्योर कर देगा आपको कि इसको लेने से। तो क्या वायरसेस के क्योर पॉसिबल है? कि मुझे लगता है ये एंटी रेट्रोवायरल टाइप का कुछ होगा, जैसे HIV के तो वायरस स्लो करने के लिए उनको इस टाइप की चीज होगी, और टैमी फ्लू करके फ्लू की भी कुछ आते हैं ऐसे US में भी, स्वाइन फ्लू। बट क्या क्योर,
हाँ, क्या क्योर पॉसिबल होता है इन सब फ्लूज का या वायरसेस का, कि दवाई खाओ वायरस रुक गया, एंटीबायोटिक टाइप? एंड सेकेंडली बाबा रामदेव के जो दवाई है उस पर भी अपने विचार रखना, उस पर तो मैं क्या बोलूं क्या पूछूं तो बाबा रामदेव का तो मैं बोलूंगा कि 100% क्योर एफिशिएंसी आज तक किसी दवाई में नहीं देखी गई है तो चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की हो या चाहे वो किसी और की हो तो 100% तो इम्पॉसिबल है, वो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो यार इस पे ना मुझे ब्योमकेश बख्शी, और क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत अभी न्यूज में भी है फॉर ऑन द बैड रीजंस, तो उसकी मूवी ब्योमकेश बख्शी है, उसका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि सच के आसपास वाला झूठ पकड़ा नहीं जाता। अगर तो एकदम ही झूठ बोल दोगे 100% वाला तो वो तो पकड़ा ही जाएगा। इसकी जगह अगर बाबा रामदेव कहते हैं कि 90% या 85%, हाँ मैं मान लेता सही में, आदमी फिर भी मान लेता सही में, पर तो एकदम ही झूठ बोल दोगे तो कैसे होगा? वो भी लाइक कुछ 2-3 उन्होंने 100 लोगों पे टेस्ट किया, 100% क्योर एफिशिएंसी आ गई और सीक्रेटली उन्होंने रिसर्च कर ली, पता नहीं चला किसी को, और एकदम से तो ये तो काफी फेक बात है। बाकी तो ये तो फिल्में नहीं देखते ना, फिल्में देखते तो पता होता सही में झूठ बोल दो। और बाकी जो वैसे क्योर की बात करें तो हाँ मतलब देयर इज नो क्योर एक्चुअली, यू नो देयर इज नो, जैसे मैं आपको बताता हूँ एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरस में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है कि एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है वो एक्चुअली बैक्टीरिया को मार देती हैं, बट आज तक कोई ऐसी एंटीवायरल बनी नहीं जो वायरस को डायरेक्टली मार सके। तो उसमें बेसिकली होता है कि वो उसको मल्टीप्लाई होने से रोक देती है, कि वो आपकी बॉडी में अगर मान लो थोड़े से वायरस आए तो वो और बढ़ नहीं पाते हैं, बट हाँ तो आपको बट मारना एंड में आपके इम्यून सिस्टम को ही पड़ता है जो ऑलरेडी वायरस घुस चुके हैं। तो इसलिए एंटीवायरस में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि अर्ली स्टेज में देना पड़ता है, कि इससे पहले कि वायरस बहुत ज्यादा फैल जाए कि तो वो बहुत ज़रूरी है कि अगर ये एंटीवायरल्स हम यूज़ भी करते हैं कोरोना में तो अर्ली स्टेज में देना पड़ेगा जब इन्फेक्शन जस्ट हुआ है, तो अगर आप थोड़ा बाद में देंगे तब तक बहुत लेट हो चुका होगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वायरस बन चुका होगा। तो क्योर अभी तो हम बात कही ये HIV में भी काफ़ी होता है शायद। वेरी ट्रू, यस एग्जैक्टली। HIV में भी जो मैंने सुना है कि खासकर डॉक्टर जिनको इन्फेक्शन या सुई टकरा जाती है तो उनको स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है कि अभी कंट्रोल कर लो कि वायरस का स्प्रेड स्लो कर दो। एंड आई गेस जो HIV पेशेंट्स जीते भी काफी लंबा आजकल इसलिए क्योंकि दवाइयाँ इतनी अच्छी हो गई कि वायरस का मल्टीप्लिकेशन स्लो हो गया एंड फुल ब्लोन एड्स नहीं हो पाता, उनको वो टाइम लगता है, तब तक वैसे भी एज हो जाती है कई लोगों की। तो ये तो तुमने सही कहा कि एंड व्यूअर्स भी नोट करें कि वायरस और बैक्टीरिया दोनों बहुत अलग सिस्टम है और एंटीवायरस टाइप का कुछ है नहीं हमारे पास। आई गेस लेमन टर्म्स में मैं यही समझ सकता हूँ कि ये शायद वायरस का मल्टीप्लाई होना स्लो कर देती है सब दवाइयाँ। तो इन सेंस कि ये भी कोई मैजिक बुलेट नहीं है कि आपने खाया और आप एकदम खत्म हो गया बॉडी में। नहीं बिल्कुल नहीं, आपके एंटीवायरस आपके इम्यून सिस्टम को ही हेल्प करती हैं बट दे कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ अ इम्यून सिस्टम। वो खत्म नहीं कर सकती वायरस इन्फेक्शन को, कोई भी एंटीवायरस। So I guess a combination of antivirus plus जो बाकी चीजें हैं मास्क और ये सब, अगर मुझे लगता है एंटीवायरस टाइप भी कुछ आ जाए तो एटलीस्ट कुछ थोड़ा सा फायदा होगा, खासकर ओल्ड एज जो सीनियर सिटीजन और बच्चे हैं उनको। प्लस मेन चीज तो वही है कि आप अपना प्रिकॉशन रखें। और एक चीज मैं ये कहूंगा कि जैसे बाबा रामदेव ने ना गलत मार्केटिंग की है, जो उनको बोलना चाहिए था वो था कि आप जैसे आयुष मंत्रालय का एक काढ़ा चल रहा है आजकल, तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल मार्केटिंग नहीं की उसकी, बट कनॉट प्लेस पे आप जाएंगे तो आपको वो मिलेगा और मैंने लिया भी था एंड दैट इज गुड। मतलब कि आप उसे काढ़ा पियो, वो ठीक है आपको तुरंत कुछ नहीं होगा। अभी तो दिसंबर तक कहीं नहीं गया कोरोना, तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना अब तुलसी और हल्दी ये सब नेचुरली अच्छी चीजें, तो अब इनका कोई सोल्यूशन पी रहे तो आपकी बॉडी को फायदा करेगा ही करेगा। तो अगर इम्यूनिटी थोड़ा सा भी बढ़ रही, इन दी एंड सब कुछ इम्यूनिटी का खेल ही है। तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो बीच में एक HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन वाली दवाई को लेकर बड़ा डिबेट हुआ जब US कह रहा था कि इंडिया से कि हमें चाहिए तुम्हारा स्टॉक्स, तो इंडिया ने भेज दिया था। तो एक एंटीवायरल एंटी मलेरिया ड्रग है ये, जो अब कई केसेस में कोरोना वायरस के लिए यूज हो रही है। तो उसमें सरप्राइजिंग इंटरेस्टिंग बात है जो क्विनीन जो उसका मेन कंपाउंड है वो सिंकोना करके एक प्लांट से आया है, तो एक्चुअली एक तरह से आयुर्वेदिक ही है वो।
तो अब उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उसको थोड़ा दवाई की तरह यूज करते हैं, बट इट हैज अ नेचुरल ओरिजिन। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद एकदम कोई फेल्ड साइंस है, काफी क्योर हमारी जो मेडिसिन है वो प्लांट से आई है। तो अगर बाबा रामदेव चाकी ऐसे भी कुछ कह सकते हैं कि इसमें क्वीन है जो हमने सिनकोना प्लांट से लिया है, तो वो अगर डाल सकते थे, और पॉसिबल है कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हेल्प भी कर सकते हैं, बट वही है कि अभी अभी सब अननोन है। इम्यूनिटी बूस्टर वाला कंसेप्ट मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन दी एंड यार इम्यूनिटी का ही खेल है यार। किसी को अगर तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी है तो तुम्हें होगा में नहीं होता है, बट अगर ये 6 महीने का गेम हो गया है तो आई गेस 6 महीने अगर लगातार अच्छी चीजें खाओगे तो बॉडी पे कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। मतलब 3 महीने भी अगर खाओगे तो फिर कुछ ना कुछ इम्यूनिटी तो आपकी अच्छी होगी। अब आई डोंट नो कितनी होगी, बट हाँ हेल्दी चीजें अगर ये सब लो आयुर्वेदिक की जैसे कोरोनिल भी हो गया तो आई गेस इसमें भी अश्वगंधा वगैरह है, तो हो सकता है आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए। बट अब ये कहना कि आप प्लांट एक्सट्रैक्ट या इन सब से आप वायरस खत्म हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब रॉकेट की क्विनोन के जैसे एग्जांपल देता है। ऐसा नहीं कि पेड़ की छाल का एक्सट्रैक्ट डालने से ही वो मलेरिया हट जाएगा, बट काफी सिंथेसाइज करना पड़ता होगा और कंसंट्रेटेड लेवल में निकालना पड़ता होगा उसके एक्सट्रैक्ट को। तो ये तो है कि आप मतलब फिर भी काढ़ा वगैरह रामदेव का नाम। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग पे भी मैं कमेंट आपको लोगों को देना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी ऐसे एक दिन में नहीं बढ़ती। मतलब आप इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स खाइए, आंवला और ये सब, विटामिन सी, विटामिन डी खाइए। लोग विटामिन सी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, विटामिन डी एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तो इंडिया में तो वैसे बहुत धूप आती है, तो हमारी बॉडी धूप से विटामिन डी बना सकती है, तो धूप में जाइए। अगर आप घर के अंदर बैठे हुए बहुत ज्यादा महीनों से, तो थोड़ा फायदा होगा ना, आप थोड़ा धूप देख ले छत पे जाके। तो बट इम्यूनिटी एक ऐसा प्रोसेस है तो करीब मतलब मिनिमम 3 महीने से 6 महीने लगता है एक्चुअली इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए। तो आप मैजिकली आज एकदम से जाके ये आयुर्वेदिक सामान खाएंगे या कुछ खाएंगे, विटामिन सी डी खाएंगे, तो आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। आपको 3 से 6 महीने लगेंगे। और उसके लिए एक और बहुत जरूरी है, आपको सोना बहुत जरूरी है। स्लीप का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इम्यूनिटी पे। कम से कम 8 घंटे सोइए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए। अगर आपका वेट ज्यादा है, वेट कम है, मेरे लिए भी एक लेसन है कि मुझे वेट अपना कम करना चाहिए। और इन जनरल थोड़ी हेल्थ इंप्रूव करिए, साथ में इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स लिए, तो उसके 3 महीने बाद आपको फर्क दिखेगा। क्योंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कोविड पेशेंट का, तो वो कहती कि मैंने बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स खाए लास्ट 1 महीने में, तब भी मुझे कोविड हो गया। तो ये ऐसे नहीं होने वाला, आपको बहुत टाइम लगेगा इम्यूनिटी ठीक करने में। तो लीजिए ये प्रोडक्ट्स, ऐसे नहीं कि कुछ बुरा है। आप एंड में आपको विटामिन सी मिलेंगे तो अच्छा ही आपके लिए, नेचुरल विटामिन है, तो उसमें कोई बुरा नहीं है। बट कोई मैजिक एक्सपेक्ट मत करिए। बट हाँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको वेट लॉस करना है, वेट लॉस करिए। अगर आप डायबिटिक है तो अपने शुगर को कंट्रोल में लाइए। तो ये सब, क्योंकि ये काफी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाइए। तो ये क्योंकि अगले 7-8 या महीने या फिर 1 साल तक अगर ये चलने वाला पैंडेमिक, तो आपके बहुत टाइम है अपने आप को ठीक करने के लिए कि फ्यूचर में आपको आप सेफ रहें। तो अभी भी बहुत टाइम है। टेक स्टेप्स, हेल्थी स्टेप्स, एंड नॉट वेट फॉर अ वैक्सीन और अ मैजिकल क्योर। इससे अच्छा आप आज अपने आप को इम्प्रूव करिए, तो आपकी खुद की सेफ्टी बढ़ा सकते हैं। चलो काफी यार डिस्कशन हुआ काफी अच्छा, काफी क्लैरिटी मिली। मतलब बहुत सारी चीजों को लेकर कि वायरस कैसे आया, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सार्स, एंड जो रॉकेट बुलेट्स बोल रहे कि रॉकेट साइंस की तरह की ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो उस पर भी काफी है। और ऑब्वियसली सिचुएशन ग्रिम है, एंड टू बी ऑनेस्ट इसको किसी भी तरह शुगर कोट नहीं कर सकते हम लोग की। सिचुएशन खराब है, एंड इंडियन कंटेक्स्ट में तो बहुत खराब है। एंड मोर देन जो हेल्थ, जो इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है, लोग फायर हो रहे हैं। मैंने अपने अभी मतलब अपने यहाँ क्या बहुत सबने देखा है कि इंडियन काम आपके पास कम होता जा रहा है, काम का नेचर बदल गया है। तो इसके जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है वो तो जो है सो है, तो ग्रिम है। बट आई गेस मेरे एक थोड़ी पॉजिटिविटी है मुझे ये कि क्योंकि लोगों का फोकस है इस वक्त, सबका फोकस कोरोना पे है क्योंकि इकोनॉमी को ऐसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो जो वो वैक्सीन में 10 साल लगते थे, शायद 10 साल ना लगे, 1-2 साल में हो जाए। क्योंकि अभी दुनिया भर का फोकस है ये। इवन अगर जब तक अमेरिका, खासकर अमेरिका में केसेस इतने ज्यादा है, तो अभी रिसर्च का फोकस बहुत रहेगा कि कैसे करना है। अब लोग शायद इतना भी समझ गए हैं कि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगर एक कंट्री में रहा तो हम ट्रेड शुरू नहीं कर पाएंगे, टूरिज्म शुरू नहीं कर पाएंगे, एंड इन द एंड फिर इम्पैक्ट रहेगा। तो ग्लोबली आई गेस जो रिसर्च का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई रहेगा। तो मुझे होपफुल है कि इस साल तो नहीं बट अगले साल शायद वैक्सीन आ जाए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। एंड अगर
अगले साल भी आ जाए तो आई गेस फिर लाइफ फिर से स्टार्ट हो सकती है। तो ये जैसे हमने डिस्कस किया, तब तक प्रिकॉशन लीजिए, मिनिमम घर से बाहर ट्रैवल करिए। जो लोगों की जॉब ही ऐसी है तो वो लोग तो कुछ ही कर सकते हैं, बट एटलीस्ट सैनिटाइजर कैरी करें, जितना हो सकता है कि अपना कपड़े वगैरह चेंज करे, अपने फैमिलीज को बचाए। एंड आई नो बहुत सारे लोग हैं, मतलब मिलियंस ऑफ इंडियंस हैं, और शायद लोग समझते नहीं ये बात, जो कह देते हैं कि घर पे रहो, उनके लिए घर पे रहना ऑप्शन नहीं है। अगर पैसे कमाने हैं तो उनको जाना ही पड़ेगा। तो अपना प्रिकॉशन पूरा लीजिए कि क्या है, टाइमिंग का देखिए, जल्दी जल्दी आ सके, मिनिमम टाइम बाहर रखे, क्योंकि यही सब आप ही हम लोग के हाथ में ही है सब कुछ, कि जितना कोशिश करनी है इसकी। तो कुछ क्लोजिंग थॉट्स जैसी? क्लोजिंग थॉट्स तो यही है कि आई थिंक तुमने बोल ही दिया कि कुछ दूसरों पे डिपेंड मत करो, अपने आप पे करो। पैंडेमिक जब खत्म होगा तो खत्म होगा। अगर वैक्सीन आएगी तो वैक्सीन आएगी, आप उसका एक जगह बैठ के उसका वेट नहीं कर सकते, आपको लाइफ जीनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम प्रिकॉशंस के साथ लाइफ जिए और कंटिन्यू करें, और जिस दिन अगर कुछ अच्छा हुआ तो होगा, क्योर आएगा तो अगर आएगा आपको मिलेगा, हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वैक्सीन, जिस दिन रेडी होगी उस दिन होगी। बट उसके लिए यहाँ बैठ के रोज न्यूज पढ़ना कि कौन सी नई वैक्सीन आई, ये पढ़ के कोई फायदा नहीं है। आप उस समय उस पूरे टाइम में आप अपने आप को सेफ रखना ही आपके लिए बेस्ट है। जब मैंने जो आपको बोला कि बाकी अपनी हेल्थ बढ़ाइए, दैट्स द बेस्ट वे टू डील विद दिस वायरस। मैजिक क्योर्स जब आएंगे सो आएंगे बट आपके लिए तो रिस्क एवरी डे है। ऑब्वियसली। तो इस नोट पे आज एंड करते हैं, पॉडकास्ट एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग इनटू अ पॉडकास्ट। थोड़ी काफी सैड सी थी, डिप्रेसिंग होगा, बट ये फैक्ट्स हैं। सो आई होप अगर आप कोई भी डाउट्स अगर आप कोई मेरे से पूछना चाहते हैं, एक दो मैं लिंक्स भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्लीज कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई टू दोस कमेंट्स। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।